आज 9 अप्रैल 2024 मैंने कई बार पहले भी सुपर एरिया मेजर जो कि इलीगल मेजर है, ये तकरीबन 1 करोड़ फ्लैट्स पिछले 30 साल में 1990 से लगा के तो 2022 तक, ये 21-22 तक बिके हैं। और ये सब जो है, इनकी सेल डीड जो है वो सब इलीगल कंटेंट्स है उसके अंदर, जहाँ जहाँ सुपर एरिया उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के नापने के लिए कोई भी आदमी अपने तराजू बाट मेजरिंग टेप अपना नहीं बना सकता। 1884 से लगा के डिफरेंट एक्ट्स बने हैं। वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका ऑफिस है, वहाँ अप्रूवल लेनी होती है और उनकी ड्यूटी है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के पब्लिक सर्वेंट्स की, एम्प्लॉयज़ की, कि वो देखे कोई आदमी अनलाइसेंस तो वेट या तराजू या मेजरिंग टेप तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन ले। आईपीसी के सेक्शन 265 में जो आदमी ऐसा गुनाह करता है उसको 1 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। और सेक्शन 153 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस को जुरिडिक्शन है कि ऐसे मुजरिम को जो गलत मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा, उनको गिरफ्तार करके उनको उनका मुकदमा चलाए और उनको सजा दिलवाए। तो ये 153 में पुलिस का काम है, मगर कुछ नहीं हुआ। ये 1884 से जो पहला गवर्नमेंट एक्ट बना था 1851 और 48 का 58 का, तो तब से लगा कि कई गवर्नमेंट एक्ट बने और हिंदुस्तान में कानून बने। अब जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 55 है, उसके मुताबिक जो सेलर है और जो बायर है, तो जो सेलर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसमें कोई भी इनकम्प्रेसेस है प्रॉपर्टी के अंदर, कोई भी चार्ज है जिसके को लोन लिया हुआ है या और कोई इलीगलिटी है तो बायर को डिस्क्लोज करे। मगर इन्होंने जो है कोई डिस्क्लोज नहीं की। बैंकों से लोन लिया, वो भी डिस्क्लोज नहीं किया बायर को कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। अब बैंकों ने भी जो फ्लैट अलॉट दिया उसको भी लोन दे दिया और उसी फ्लैट के अगेंस्ट जो है बिल्डिंग रियल एस्टेट कंपनी को एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 2 आदमी को लोन दे दिया। बैंक को इससे बड़ा फ्रॉड शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, जिसमें बैंक के पब्लिक सर्वेंट्स और रिजर्व बैंक के पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग इसका गवर्नर और मैनेजमेंट जो है सब शामिल है इस फ्रॉड के अंदर। और इस पर ये जो है इन्होंने गुड फेथ में नहीं किया। सेक्शन 52 जो है आईपीसी का, इन्होंने गुड फेथ में उन्होंने सब रिश्वत लिए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोन दिया है इन्होंने उसको उसके बाद को राइट ऑफ कर दिया और जो राइट ऑफ अमाउंट किया है उसमें से तकरीबन मुश्किल से 30% पैसा जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और इनके एफिलिएट्स को गया है रिश्वत के तौर पे। इसलिए ना पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्टेड थी इस बात में कि इस फ्रॉड को रोका जाए या इसको कंट्रोल किया जाए या मुजरिमों को सजा दी जाए, ना ही अफसरशाही जो है इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट लिया। उनको सब पता था, ये नहीं कहा कि पता नहीं था, सब पता था कि ये गैर कानूनी है। उसके बावजूद तक 1 करोड़ फ्लैट 10 यानी 10 मिलियन फ्लैट जो है इस तरह से लीगली बेचे गए और उनकी सेल डीड रजिस्टर उस पिछले 3 साल में बहुत से रीसेल भी हुए होंगे, कई के दफे सेल हुए होंगे, वो सारी जो है सेल डीड इलीगल है। क्यों कि 55 के मुताबिक अब जो है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट बना था 1956 में, उसमें फिर नेशनल बिल्डिंग कोड बनी। नेशनल बिल्डिंग आईएसआई की नेशनल बिल्डिंग कोड बनी। उसमें आईएसआई में लिखा हुआ है कि कैसे डिज़ाइन करना है बिल्डिंग को, क्या करना है, कैसे मेजरमेंट लेने। तो उसके बाद IS 1200 इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स, उसके अंदर डिटेल दी है मिट्टी कैसे नापनी है, पाइल कैसे नापनी है, बिल्डिंग कैसे नापनी है, वुडवर्क कैसे नापना है, इलेक्ट्रिकल गुड आर्टिकल कैसे नापने हैं, उसमें IS 1200 में दिया हो गया है। उसके बाद जो था एक और बयान कि जो था स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लेस एरिया, कारपेट एरिया, रेंटेबल एरिया, ये उन्होंने नोटिफाई किए जब ग्रुप हाउसिंग बने इनके केस के अंदर। मगर किसी पे इन बिल्डर्स ने अमल नहीं किया और पॉलिटिकल आदमी और उनके अंडर के मातहत जो ब्यूरोक्रेट्स है, अफसरशाह है, वो सब चुप आग नीचे बैठ रहे। इवन जो कोर्ट्स में है वो भी चुप बैठी रही। इन्होंने जजों को भी चूना लगाया है, जजों को भी इन्होंने सुपरविजन मेथड से बेचा है। ये तो क्योंकि जो है जजेज है इनको इंजीनियरिंग तो आती नहीं है, ना इनको लॉ आता है
ना इनको इंजीनियरिंग आती है, इन्होंने BIS कोड कभी पढ़े ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का इनको पता नहीं है कुछ। तो ये सारे जो लूटपाट का माहौल चला है पिछले 30 साल में, मैंने इसको देखते हुए जब मेरे बेटी को सुपर टैक में फ्लैट अलॉट हुआ था, मैंने सब कंप्लेंट्स की थी। इसको इकोनॉमिक ऑफिसर इनको DCP को की थी, पुलिस के ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर को की थी, सारी बातें लिख के 6 पेज की कंप्लेंट। मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स को की थी, ये CBDT को की थी, DCP क्या नाम है ये डायरेक्टर इकोनॉमिक ऑफिसर इनकम टैक्स को इसको की थी मैंने, मगर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, अब जो है कोई 5-6 महीने पहले ये सुपर टैक के जो चेयरमैन RK अरोड़ा, उनको अरेस्ट किया, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर वालों ने किया। तो मैंने इस सब चीज़ों को देखते हुए 5 अप्रैल 2024 को एक मेमोरेंडम दिल्ली में जो वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर हैं इमरान हुसैन, उनको मेमोरेंडम दिया है। अब सवाल ही इसी मेमोरेंडम जो है ये इसी मामले सुपर एयरम इधर तक नहीं है, इसके इम्प्लीकेशन जो है, इसके इफेक्ट कहाँ तक है, ये बहुत है। ये तो जो है अदरक के पंजों की तरह से है, जैसे कॉकरोच की कितनी ताकतें होती हैं कुछ पता नहीं होता, ये उसी तरह से। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जिसके अंदर ये सेट डीड लीज ये सब रजिस्टर होती हैं, उसके अंदर जो है रजिस्ट्रार का अथॉरिटी है सेक्शन 8, 81, 82, 83, 84 में पेनल्टी लगाने के लिए जिन्होंने गलत कंटेंट लिख के और रजिस्ट्री कराई है। और जो सेक्शन 55 के मुताबिक जो है वो सेलर ने सारे इनकम्प्रेंसेंट डिफेक्ट्स वो नोटिफाई नहीं किए हैं उसको, परचेजर को, तो वो सेल डीड जो है वाइडेबल हो गई रजिस्ट्रेशन के बावजूद। इलीगल उसमें इनहेरेंट जो इलीगलिटीज है, ऐसे केस में सेक्शन 23A रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 का, उसकी द्वारा रजिस्ट्री करानी होगी। स्टैम्प ड्यूटी है उसने पहले रजिस्ट्री में की है, अगर ज़्यादा पे की है तो उसको रिफंड हो जाएगी, कम की है तो उसको और पे करनी पड़ेगी, मगर रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो उसको दोबारा देने पड़ेंगे तो सेक्शन 23A में रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये जो है 1 करोड़ के तकरीबन प्रॉपर्टी है थ्रू आउट इंडिया। अब इसका क्या होगा, ये आसान काम नहीं है, हाउ मच टाइम इट विल टेक। हाँ, ये बात ज़रूर है कि स्टेट गवर्नमेंट की इस तरह से कुछ रेवेन्यू जरूर बढ़ जाएगी और इसको सुधार करने में कानून के बाकायदे को नोटिफिकेशन निकालने पड़ेंगे, या ये पार्लियामेंट तो कुछ भी पास कर दे कानूनी का कानूनी। और जुडिशरी हमारी ऐसी कॉम्पिटेंट नहीं है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, इसमें भी सब आदमी जैसे पॉलिटिक्स में हर फील्ड में है, ये भी जुडिशरी भी समाज का ही हिस्सा है। ये जजेस खुद कहते हैं रिटायरमेंट का सुप्रीम कोर्ट के कि 80-85% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस करप्ट है, 60% हाई कोर्ट में करप्ट है, 20% सुप्रीम कोर्ट में करप्ट है। इनको तो वकील और ये रिश्वत लेते हैं वकीलों थ्रू, किसी डायरेक्ट पार्टी से नहीं लेते हैं जजेस। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं मैं सोच रहा हूँ कि एक और ये मैंने वीडियो बना दिया, इसके ऊपर एक मेमोरेंडम बना के मैं एक आध इमरान हुसैन को दूंगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये पहले मेमोरेंडम में मैंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उसके मुताबिक क्या होगा, उन पर एडिशनल लोड पड़ेगा जो होम बार्स है। और उसके बाद जो है फिर इसको मैं सोच रहा हूँ कि राज्यसभा की प्रदेश कमेटी ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की है, उसमें कि तो राज्यसभा के मेंबर से अनुरोध कर रहा हूँ। तो अभी तो इलेक्शन का माहौल है, कुछ होना वाला नहीं है, मगर दिल्ली असेंबली को मैंने टेकअप किया हुआ है मिनिस्टर से, दिल्ली गवर्नमेंट से। तो दिल्ली असेंबली की भी ऐसी कमेटी होती है, हिंदुस्तान की सब असेंबली कमेटी होती है जहाँ पे पटिशन जो है जनता जो है अपनी पटिशन कमेटी को दे, वो सबको एग्जामिन करके और देखते हैं मामला क्या होता है क्या नहीं होता, और जो जरूरत कार्रवाई होती है। नमस्कार, धन्यवाद।